नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिला न्यायालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी पर प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रशासन की ओर से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को किए गए कंबल वितरित। बाल संरक्षण कानूनों पर एडीआर सेंटर में संपन्न हुई कार्यशाला। सोना व चांदी के भावों ने ऑल टाइम हाइट को छुआ। विद्यानगर के निवासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने की मांग को लेकर पहुंची गाड़िया लोहार महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल के बाद अलर्ट मोड में चल रहे पुलिस विभाग कर्मचारियों ने तुरंत न्यायालय परिसर में मोर्चा संभाला। डीएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में सीआईए, सिविल लाइन स्टाफ और बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड टीम ने न्यायालय परिसर में सर्च अभियान चलाकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। इस बारे में डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि बम से उड़ाने की धमकी अफवाह है या फिर वास्तविकता, इसकी गहन जांच चल रही है। जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी पर डीएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में दोनों सीआईए, सिविल लाइन पुलिस के अलावा बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड की टीम सर्च अभियान करने के लिए न्यायालय पहुंची। बम से उड़ाने की धमकी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक व पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से हरकत में आ गए और जिला न्यायालय के सभी रास्तों पर आने जाने वालों की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर्च अभियान के दौरान हालांकि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि सभी चीजों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। वहीं सर्च अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। इस बारे में एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने कहा कि सीजीएम साहब की सूचना के अनुसार पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड और बम रिफ्यूज स्क्वाड को भी भेजकर जांच की गई है। उन्होंने इसे मात्र एक अफवाह बताया। आज सुबह 10 बजे के करीब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री डी.आर. चालिया साहब के मेल पे एक अननोन मेल आई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की बात थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों सीआईए टीम थी, हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज थे, स्वेट कमांडो भी थे और इंस्पेक्टर चांद, एसएचओ सिविल लाइन और हमारी डॉग स्क्वाड टीम मौके पे गई। उसके बाद में हमने डॉग स्क्वाड और बम जो है वीडीएस टीम है जो रेवाड़ी से, उनको भी बुलाया गया और कोर्ट के अंदर हमने गहनता से सारी छानबीन की और अभी जस्ट हम इससे फारिग हुए हैं। तो हमने इसकी पूरी लंबी 4-5 घंटे की, 5-6 घंटे की इसके अंदर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जगह की हमने तलाशी ली, जिसके अंदर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हम अभी इस पे छानबीन कर रहे हैं, जैसे भी कोई तथ्य आएंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज सुबह 10 बजे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पास कोई सूचना आई है मेल के माध्यम से, जिसमें कोर्ट परिसर है उसमें बम से उड़ाने की सूचना थी, जिसके संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने, मैंने और डीएसपी हेडक्वार्टर ने सारे परिसर का एक बार निरीक्षण किया था। उसके बाद पुलिस के माध्यम से भी सारी जो गेट हैं उनका निरीक्षण किया गया और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अब बाद में डॉग स्क्वाड और बम रिफ्यूज स्क्वाड को कोर्ट परिसर में भेजा था, जिससे वो जांच चल रही है। क्या लगता है कि सुरक्षित है? ऐसे जो असामाजिक तत्व हो समय समय पर ऐसी अफवाह फैलाते रहते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लगभग जो कोर्ट परिसर उसको सारा ही सर्च कर दिया पुलिस के द्वारा, अब वो चैम्बरों में सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी संदिग्ध कोई चीज है उसके बारे में। डीसी एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष साहिल गुप्ता के निर्देशन पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने बेसहारा व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव प्रदीप हुड्डा ने बताया कि उन्होंने पुराना बस स्टैंड, हासी गेट, घंटाघर, नया बस स्टैंड, भावड़ी गेट, रोहतक गेट इत्यादि स्थानों पर जाकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। डीसी एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष साहिल गुप्ता के निर्देश पर जिला रेड क्रॉस द्वारा
शहर में पुराना बस स्टैंड, हांसी गेट, घंटाघर, नया बाजार बस स्टैंड, बावड़ी गेट, रोहतक गेट रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया। रेड क्रॉस सचिव ने रेलवे स्टेशन के नजदीक धर्मशाला में नगर परिषद प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरों पर निरीक्षण किया और वहां पर जरूरतमंद लोगों से बातचीत की और उन लोगों को कंबल भी वितरित किए। वहीं दूसरी ओर रेड क्रॉस सचिव ने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए हर संभव मदद तैयार रहती है। डीसी गुप्ता के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समय समय पर एक तरफ जहां रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, वहीं जरूरतमंद लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। आपके आदेशानुसार आज रैन बसेरे भी मैंने चेक किए, उनका भी व्यवस्था अच्छी तरीके से पाई गई। कुछ लोग मिले, उनसे भी मैंने बातचीत की। उन्होंने भी इस बारे में कहा कि सरकार की, जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। जो आ रहे हैं उनको ना प्रॉपर चादर, कंबल, हर चीज़ मिल रही है। ये बस स्टैंड और ये अपना ये नगर परिषद और ये धर्मशाला में यहाँ चलाए जा रहे हैं, पर जो जितने भी लोग थे, जितने लोगों की आवश्यकता थी, उनके अनुसार चल रहे हैं और उनकी व्यवस्था ठीक मिली। तो मैं तो ना अपील यही करना चाह रहा हूँ भाई, किसी आम जन को भी, जो भी आदमी ठंड में मिले, इन रैन बसेरों का फायदा उठाया जाए। जो सरकार ने जो पॉलिसी चलाई है वहाँ उनको भिजवाएं, उनको सुनिश्चित करें। अगर कोई है, अगर किसी प्रकार की किसी प्रॉब्लम है तो जिला प्रशासन से मिलके इस बारे में अपनी राय और भी दे, ताकि इसको और अच्छे से चलाया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एडीआर सेंटर में बाल संरक्षण कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार सीजेएम एवं प्राधिकरण सचिव पवन कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य यौन अपराधों की रोकथाम करके पीड़ितों को जल्दी न्याय व प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना था। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को बाल संरक्षण कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए शपथ दिलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार और सीजीएम सह सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में एडीआर सेंटर के सभागार में कार्यशाला का उद्देश्य बालकों के प्रति होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम रहा। सीजीएम पवन कुमार ने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की सही जानकारी, जागरूकता और समय पर रिपोर्टिंग से ही बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं और किसी भी प्रकार के बाल शोषण, उत्पीड़न तथा बाल विवाह की सूचना पर तुरंत कार्यवाही करें। वहीं वक्ता डिप्टी चीफ एलएडीसी अधिवक्ता बबली ने पोक्सो अधिनियम की विशेषता पर जोर डालते हुए कहा कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होता है और यह किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव से परे है। उन्होंने कहा कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण के अपराधों से सुरक्षित रखना तथा पीड़ित को संवेदनशील एवं बाल हितैषी न्याय प्रक्रिया उपलब्ध करवाना है। आज डालसा की ओर से, सीजीएम साहब की ओर से बहुत सारे टॉपिक पर आज मीटिंग को रखा गया, जिसमें साइबर को लेकर मुख्य रूप से शामिल किया गया और बाल विवाह को लेकर के हमने जागरूकता अभियान बहुत दिनों से चला रखा है, जो कि 100 डेज अवेयरनेस कैंपेन हमारी सभी की चल रही है इन दिनों, जिसमें कि भारत को बाल विवाह मुक्त करने के लिए हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हम हर तरह के स्टेक होल्डर्स को शामिल कर रहे हैं। इसमें 10 विभाग को जोड़ा गया है और हम चाहते हैं कि जो भी छुटपुट भी अगर चाइल्ड मैरिज के केसेस है तो वो सब भी खत्म हो और हमारे आंकड़े भिवानी के 0 पर जाए, ताकि हम भारत को बाल विवाह मुक्त करें। और उससे पहले मैं चाहती हूँ हमारा भिवानी जो है वो जिला बाल विवाह मुक्त हो जाए। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारा मेन पॉइंट था मैनेजिंग डिजिटल वर्ल्ड। तो मैनेजिंग डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो हमने आज पॉइंट कवर किए हैं उनमें यही था कि हम अपनी डिजिटल लाइफ को कैसे सिक्योर करें, कैसे हम हमारा जो भी यूपीआई से नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारा सोशल मीडिया लाइफ है, हमारे जितने फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो टॉपिक थे आज हमने वो चीज कवर की थी
कि कैसे हमने अपना आपको सेफ रखना है, कैसे हमने हमारे पासवर्ड सप्लाई करने हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है, हमने कोई भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ये सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए कि हमने अपने डिजिटल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने बच्चों को वॉच करें कि वो जो गेम खेलते हैं ऑनलाइन गेम, तो उनसे फ्रॉड के शिकार ना हो। तो हमने अपने बच्चों को सुपरविजन करना है। कोई भी हमें पैसा डबल करने का फ्रॉड देता है, स्कीम देता है कि हमने अपना पैसा डबल आपको करके 1 दिन के अंदर डबल पैसा मिल जाएगा, या आप इसमें इन्वेस्ट करिए, टास्क करिए, आपका पैसा डबल होएगा। तो ऐसी जो स्कीमें हैं इसके ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा फ्रॉड चला हुआ है डिजिटल अरेस्ट का। उसमें कई प्रकार से बड़े अधिकारी बन के आपके बच्चों को अरेस्ट करके डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आय से अधिक संपत्ति का आपको झांसा दे के आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आपके गिफ्ट देने के नाम पे, पार्सल वगैरह आने के नाम पे आपको डिजिटल अरेस्ट करके पैसे ऐंठते हैं। तो ऐसे फ्रॉडस्टर से कि हमको अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, आज इसी टॉपिक पे बातें हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए टैरिफ, बैंकों द्वारा सोने के भंडार बढ़ाने की प्रवृत्ति, वैश्विक मुद्रा में आए बदलाव व डॉलर की कमजोरी के कारण तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सोने चांदी के अत्यधिक उपयोग के चलते रोजाना चांदी व सोने के भाव कई हजार रुपए बढ़ रहे हैं। इनके चलते मूल्यों में गिरावट की आशंका को लेकर निवेशकों में अपने संचित भंडार को पैसे में भुनाने की होड़ लगी हुई है। इस बारे में आभूषण विक्रेता सचिन जैन ने बताया कि सोने चांदी के मूल्य में बढ़ोतरी के सही कारणों का पता नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मूल्यों को देखकर सर्राफा बाजार के ग्राहकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सोने व चांदी के भावों में इन दिनों गुणात्मक तेजी देखी जा सकती है। ऐसे में जिन लोगों ने सोना स्टॉक कर रखा था तो वो इसे बेचने के लिए तथा कुछ नए निवेशक इसे खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है, जहां कुछ लोगों ने अपने लिए संचित किए गए सोने व चांदी को उच्च दामों पर बेचने का इसे अवसर माना है। वहीं कुछ निवेशक भविष्य में इनके दाम और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद से अपना पैसा इन दो परंपरागत विनियम धातुओं पर लगा रहे हैं। भिवानी के प्रसिद्ध ज्वेलर सचिन जैन ने बताया कि सोने व चांदी के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे वास्तविक कारणों का पता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोगों की आय, बचत व महंगाई अचानक से 3 गुना नहीं बढ़ी है तो चांदी के दाम 3 गुना बढ़ना कुछ अलग ही दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोना व चांदी भारतीय लोगों की संस्कृति का हिस्सा है तथा परंपरागत रूप से इनके गहनों का प्रयोग भी देश में खूब किया जाता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भी क्षमता है वे इसे भविष्य का सहारा मानकर खरीद रहे हैं। देखिए, कारण तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन मैं बताऊं स्थानीय तौर पर भी हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कोई 100 ग्राम, कोई 1 किलो, कोई 10 किलो, कोई 50 किलो लेकर रख रहा है। और रही बात कंज्यूमर डिमांड की, तो आप देख ही सकते हैं कि ग्राहक भाव बढ़ने से तकलीफ तो होती है, लेकिन ग्राहक को एक तसल्ली होती है कि चलो अब हम अगर कुछ भी खरीदेंगे तो उसका भाव फ्यूचर में चलकर बढ़ जाएगा, ये उनको तसल्ली भी मिलती है। तो जहाँ पर बढ़ा हुआ भाव खरीदारी के समय थोड़ी सी तकलीफ देता है, वहीं पर खरीदारी में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कि भाई हम खरीदेंगे तो ये फायदा होएगा, जब वापस देंगे ना तो इसका बढ़ जाएगा। सर, वो पॉइंटों में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्या 5-6 कारण है सोने और चांदी ने इतना ग्रोथ किया है नेशनल लेवल पे और देश के लेवल पे, क्या रीजन है, या टेक्निकल तौर पे इसके प्रयोग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा सोने को एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में देखा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मान लो अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो सभी अफगानिस्तान छोड़कर इधर उधर भागे, दूसरे देशों में भागे। देखिए, आपके पास ज़मीन थी, उसकी रजिस्ट्री दूसरे देश में कोई काम नहीं, उसकी वैल्यू ज़ीरो। आपके बैंक बैलेंस, चेक, एफडी, वो कागज़ के टुकड़े, उनका कोई महत्व नहीं रहा। काम क्या चीज़ आई? सिर्फ जो वो सोना और चांदी अपने साथ ले गए वो करेंसी के तौर पर काम आए। तो जब भी कहीं भी देश में, विश्व में ऐसी जी अस्थिरता होती है तो सोना चांदी ही एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरता है। और यही वजह है कि जब भी कहीं भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कोई झगड़ा, फसाद, विवाद, वॉर के संभावना होती है तो सोना चांदी तेजी से बढ़ जाता है। जी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात तो ये है कि जब भी पूरे देश में ओवरऑल लोगों के परचेजिंग की पावर बढ़ती है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं और उसकी डिमांड बढ़ती है और भाव बढ़ जाता है। तो ये कहना, और ये आंकड़े भी बताएंगे
कि जो हिंदुस्तान में ज्वेलरी की, सोने चांदी की डिमांड गत वर्षों से बढ़ी ही है। तो ये मानना कि भाई बढ़ गया तो लोग खरीद नहीं रहे, नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, इसीलिए भाव बढ़ भी रहा है। सर, इनमें जैसे उतार चढ़ाव आमतौर पे आता रहता है, तो किस देखिए, ऐतिहासिक तौर पर ये इतना कभी भी नहीं हुआ कि एक तरफा बढ़ती ही गई हो, बढ़ती ही गई हो। और जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी ने तो कई बार धोखा दिया है कि अपने पीक भाव पर आकर आधे से भी कम दाम रह जाते हैं। तो अब ये चांदी का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता था कि 1 लाख पर जाकर 50,000 आएगी, या 2 लाख पर जाकर 1 लाख आएगी, या 3 लाख पर जाकर 1.5-2 लाख, ये पता ही नहीं, क्योंकि चांदी का ये स्वभाव रहा है, बहुत ही ज्यादा सट्टेबाजी रहती है उसमें और कीमतें आधी तक रह जाती है। वहीं पर अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में आप किसी भी 5 से 10 साल का पीरियड उठाओगे तो ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है और गोल्ड ज्यादा स्थिर भी रहता है। आप क्या सुझाव देते हैं? वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, उपयोगिता तो एक अलग चीज है। अगर देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो टुकड़ा लेना ही बेहतर रहता है कि उसमें उनको बनवाने का कुछ नहीं देना पड़ता है। वहीं पर ये भी देखने में आया है कि जब भी कोई टुकड़ा लेता है तो थोड़ा सा भाव बढ़ने पर ही प्रॉफिट उसको दिखता है और वो बेच के अपने पैसे घर ले जाता है। जबकि जेवर जब लेता है तो वो लंबे समय तक अपने पास बने रहता है और सोने का ये स्वभाव अगर आप लंबे समय तक रखोगे तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा आता है। ये है आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। और ऐसे थोड़ा है कि एक दिन में 27-28 हजार ऐसे 30 हजार वैसे चांदी बजा रही है। आम आदमी तो इसको खरीद नहीं सकता। हम तो केवल जरूरत के लिए ले रहे हैं, ब्याह शादी के लिए है, उनके लिए मुश्किल है और कोई बिजनेस वाला ये नहीं है। वहीं हनुमान सराफ ने कहा कि सभी देशों में अफरा तफरी मची हुई है। सभी देश मुद्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं चांदी के दामों में चीन के कारण बढ़ोतरी हो रही है। नमस्कार, मैं हनुमान सराफ, प्यारे लाल जगन्नाथ सराफ भिवानी की तरफ से। सोने में आजकल सभी देशों में अफरा तफरी मची हुई है, किसी का भी भाईचारा बना हुआ नहीं है। तो सभी देश अपनी मुद्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात की है, चांदी के भाव भी तो आसमान से है। चांदी के भाव आजकल इसलिए ज़्यादा हो रखे हैं कि चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चांदी चाइना के पास ही है। अभी उसने ट्रेड लाइसेंस चालू कर दिए हैं, वो अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुए हैं, इसलिए चांदी ज़्यादा बढ़ रही है। आम मार्केट में तो अभी क्लाइंटेज बहुत कम है, इतनी फ्लैक्चुएशन की वजह से ग्राहक का दिल भी नहीं टिक रहा है। तो बाज़ार में अभी अफरा तफरी का माहौल है। अगर कुछ स्टेबल हो जाएगा तो फिर मार्केट ठीक हो जाएगी। हाँ, अभी तो फिलहाल तो मतलब जितनी फ्लैक्चुएशन है उसकी वजह से मार्केट में बहुत अभी क्लाइंटेज कम है। सोना चांदी के ग्राहक राजपाल व महिला सुशीला ने बताया कि उन्हें मजबूरी में सोना खरीदना पड़ रहा है। उनके घर में शादी है, ऐसे में परंपरागत रूप से विवाह शादी में सोने के लेन देन का प्रचलन आम बात है। उन्होंने कहा कि एक आम व्यक्ति की पहुंच से सोना व चांदी अब दूर जाते जा रहे हैं। त्योहारी सीजन में चांदी सोने के दाम बढ़ने से आम पब्लिक को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। उन्हें अपने घर में शादी के लिए सामान खरीदना है और भावों का अता पता ही नहीं है, उससे हमें और कस्टमर को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। चांदी और सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। चांदी का क्या भाव है? चांदी का अभी 3,18,000 रुपये का भाव है, सोने का 1,55,000 रुपये 24 कैरेट का भाव है, जो कि लोगों का एस्टिमेट सब बिगड़ गया है, उसको लेने में परेशानी हो रही है। विद्यानगर के 54 फुटा रोड पर बिजली विभाग के द्वारा खंभे खड़े करने के दौरान टूटी पानी की पाइपलाइन के कारण कॉलोनी वासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। एक सप्ताह से पानी के लिए त्राही-ताही कर रहे निवासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामेड़ ओम प्रकाश और हसला के पूर्व प्रधान दिलबाग सिंह ग्रेवाल ने बताया कि वे कई बार इसकी शिकायत विभाग अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन विभाग अधिकारी समस्या का समाधान करने के बजाय बिजली विभाग पर पल्ला झाड़ देते हैं। पेयजल अभाव से पीड़ित लोगों ने विभाग अधिकारियों से पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान करने की मांग की, अन्यथा वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में विद्यानगर निवासियों ने पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, सामाजिक कार्यकर्ता शशि बाला परमार व हसला के पूर्व प्रधान
दिलबाग सिंह ग्रेवाल ने कहा कि नागरिक एक सप्ताह से पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को टूटी लाइन जोड़ने की कहते हैं तो वे विद्युत निगम का नाम ले देते हैं कि वे लाइन को जुड़वाएंगे, क्योंकि पाइपलाइन उन्होंने नहीं तोड़ी है और विद्युत निगम के अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लाइन जोड़ने की जिम्मेवारी बता रहे हैं। दोनों विभागों का काम आपसी तालमेल से नहीं चल पा रहा है, जिसका खामियाजा कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आग्रह किया कि टूटी हुई पानी की पाइपलाइन को शीघ्र जोड़ने का काम किया जाए, अन्यथा नागरिक उनके कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर होंगे। आज हम विद्यानगर में ये जो 54 फुट का रास्ता है, हीरो होंडा एजेंसी वाला रोड है, यहाँ जो है 3-4 खंबे गाड़े हैं विद्युत निगम के। अब खंबे खड़े करने से पहले ना तो विद्युत निगम ने अभियांत्रिक विभाग जन स्वास्थ्य है जो उससे बात करी, ना जन स्वास्थ्य विभाग ने विद्युत निगम से बात करी, और वो पानी की लाइन आ रही थी तो वो पानी की लाइन टूट गई। 1 हफ्ता हो गया पानी इस रोड पर घूम रहा है, सीवरेज में जा रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, इसलिए लोग परेशान हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी हमने उनको अवगत करा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड वाले ठीक करेंगे, विद्युत निगम वाले कह रहे हैं कि भाई लाइन तो जन स्वास्थ्य विभाग ही ठीक करेगा। अब इनका आपस में महकमों का तालमेल ना होने की वजह से ये नागरिकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये हालत है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। लोग फोन कर देते हैं, वो उसका नाम ले देता है, वो उस महकमे का नाम ले देता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जन स्वास्थ्य विभाग, विद्युत निगम जिसकी भी जिम्मेवारी है, विशेषकर जन स्वास्थ्य विभाग की है, वो उस पर खामियाजा डाल दें। उनकी लाइन तोड़ दी, उसको जुर्माना डाल दें, लेकिन इस लाइन को तो ठीक करें ना। और पानी आए, लोगों की समस्या है बड़ी भारी, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई जनता का नुमाइंदा, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं दिलबाग ग्रेवाल, लेक्चरर रिटायर्ड, 54 फुट रोड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 54 फुट रोड के जो निवासी हैं वो अपनी परेशानी को समझते हुए यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया है, क्योंकि 6 दिन से जो है लाइन टूटी हुई है पानी की 3 जगह से। शनिवार को ये लाइन टूटी थी शाम को, और खंबे जब गाड़ रहे थे हम यहाँ मौजूद थे, और जब पानी आया उस टाइम लीकेज हुई। हमने उनको बताया भाई पानी लीकेज हो गया, तुम लाइन तोड़ दी, तुम ठीक करो इसको। वो बोले पब्लिक हेल्थ वाले करेंगे। परसों हमने जेई को शाम को बुलाया यहाँ 7 बजे मौके पे, जब पानी छुटा मौके पे जेई को बुलाया, सारा दिखाया उसको हमने। जेई बिजली वालों से कहने लगा जो खंबे काट रहे थे, बोले ये ठीक करो। वो बोले हम थोड़ी कराएंगे, तुम करो ठीक। वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। कल 2 आदमी आए थे यहाँ रास्ते के सामने, थोड़ा खोद के बोले हमने मिला ही नहीं। मैं लगा जितना खोद लिया उतना छोड़ दो, इस नाटो ना, और नीचे मिलेगा फाल्ट तो नीचे तो खोदा नहीं उन्होंने, और वो भी बंद करके चले गए। मेरा शांति नाम है जी, विद्यानगर से 54 फुट रोड से बोल रहे हैं। हमने चक्कर काट के जी हमें खूब छिक लिए जी। कोई अमले मंत्री है जो इसका जी किस चीज के लिए बन रहे हैं, किसी के पास समस्या लेकर जान जोगे नहीं जी। चक्कर काटते हमारे कोडे टूट गए जी। कोई किसी चीज का हल नहीं निकल रहा है जी। बिजली वाले हैं, जो ये पानी वाले हैं, और ईब तो जी हमें राम से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जी। फिर हमें अपना जो लेडीज का जो भी होवे नहीं, वो जाकर जो हमारे पास जो भी बन पावागा हमें वो करांगे। पानी के लिए इतनी समस्या खड़ी हो रही है जी, किसी का भी जूम भी नहीं सड़ाती जी भाई क्या हो रहा है उसमें। आवे और छोड़ कर चले जाते हैं जी। उत्तम नगर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गड़िया लोहार समुदाय की महिलाएं मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने की मांग को लेकर समाधान शिविर में पहुंची। इस अवसर पर पार्षद सुभाष तंवर और संदीप यादव ने उन्हें मतदाता सूची में बीएलओ के माध्यम से नाम शामिल करवाने का आश्वासन दिया। उत्तम नगर क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गाड़िया लोहार समुदाय की महिलाओं ने समाधान शिविर में मौजूद अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, लेकिन अधिकारी इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वहीं पार्षद सुभाष तंवर और संदीप यादव ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में गाड़िया लोहार समुदाय के कई लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। इस पर महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वे वर्ष 2002 से पहले भी भिवानी में निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य वैध दस्तावेज मौजूद है। इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया। इससे वे मतदान जैसे अपने मूल अधिकार से वंचित हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं। गाड़िया लोहार समुदाय की महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि उनके दस्तावेजों की जांच कर
शीघ्र उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं ताकि वे आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज ये जो अपने गड़िया लोहार हैं, जो खास कर मेरे वार्ड में रहते हैं ज़्यादातर भिवानी शहर के, तो एक पूर्ण निरीक्षण चला हुआ है, एक SIR चला हुआ है सरकार की तरफ से वोटों का। तो उसमें 2002 की लिस्ट में जिसके वोट हैं वो उसी के आधार बनाकर आगे चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो BLO कह रहे हैं कि अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माँ बाप का वोट नहीं है तो आपका वोट कट जाएगा। और कुछ भ्रांतियां चल रही हैं, अभी ना सरकारी को आधारित तौर पर किसी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि इसके नुकसान क्या क्या होंगे SIR के अगर 2002 की वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं मिलते हैं तो उन्हीं को लेकर के आज हम समाधान शिविर में इन सभी गड़िया लोहार को लेकर पहुंचा था मैं और मेरे साथी पार्षद विजय संदीप यादव जी। तो हमने यही प्रशासन से गुहार लगाई कि SIR में अगर 2002 में इनके वोट नहीं है तो आप इनका कोई समाधान कीजिए। इनके ना तो कोई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेंशन कटेगी, अपना आप कोई ना कोई कह के चला जाता है कि पेंशन कटेगी, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन या कोई अन्य सरकारी लाभ है वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे, राशन कार्ड कट जाएंगे। तो इनको लेकर की चिंता का विषय है। ये बेचारे परेशान हो रखे हैं कि मेरे पास घर पे आए थे और हमसे मदद की गुहार की थी उन्होंने, तो मैंने कहा कि चलो समाधान शिविर माननीय DC साहब के पास चलते हैं। तो आज माननीय DC साहब तो समाधान शिविर में थे नहीं, लेकिन और अधिकारी थे, बैठे थे वो, तो उनके सामने समस्याएं रखी है। और हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि 2002 की वोटर लिस्ट में वोट नहीं है, लेकिन और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनको यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहनी चाहिए, इनके वोट भी नहीं कटने चाहिए। आज सुभाष पार्षद के वार्ड से ये जो गाड़िया लोहार है जो घुमंतु जाति में आती है, तकरीबन ये 10 से 12 लोग आए थे जिनको उनकी समस्या ये थी कि उनके 2005 में वोट बने और 2002 वाली लिस्ट में हो सकता है उनके नाम मिले, क्योंकि घूमते रहते हैं, आधों के हैं किसी के नहीं है ना हो, तो इनको लोगों द्वारा बरगलाया जा रहा है जिससे सरकार की छवि भी खराब होती है। विपक्षी पार्टियां भी हावी होती है कि तुम्हारे राशन कार्ड कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। इन भ्रांतियों को लेकर हम समाधान शिविर में आज पहुंचे थे इनको लेकर, ताकि कोई समाधान मिल सके। लेकिन वहां पर अफसरों को, इतने अफसर ऑफिसर जहाँ बैठे थे उनके द्वारा किसी के द्वारा भी SIR के लिए खुलकर नहीं बताया गया। ये बोले आप वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, लेकिन किसी को भी ज्ञान नहीं था SIR के बारे में। तो हमारी तो यही एक गुजारिश है सरकार से कि सबसे पहले तो SIR के बारे में लोगों को जागरूक करे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। जिला न्यायालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी पर प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रशासन की ओर से बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को किए गए कंबल वितरित। बाल संरक्षण कानूनों पर ADR सेंटर में संपन्न हुई कार्यशाला। सोना व चांदी के भावों ने ऑल टाइम हाइट को छुआ। विद्यानगर के निवासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने की मांग को लेकर पहुंची गाड़िया लोहार महिलाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।